हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर रोज़ मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आता हूं और शानदार तरीके से बताने की कोशिश करता हूं और आशा करता हूं कि आपको भी बहुत ही शानदार समझ में आता होगा। हर एक सवाल को आप बहुत ही अच्छे से सीख पाते हो, कर पाते हो, क्योंकि यहाँ जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, बहुत सारी विधियाँ मैं अलग बताता हूँ आपको, और जो मैं क्लास में बताता हूँ, जो क्लास चल रही है मेरी, हर रोज़ सुबह 9 बजे चलती है क्लास, उसमें मैं अभी CI पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हटकर मैं कुछ और एक नई चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से सीखते होगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, लिखा है, पहले तो होमवर्क हल करा देता हूँ, यही होमवर्क दिया था मैंने। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 10/7 गुना है। यहाँ से आप CP और MP निकाल पाएंगे। क्रय मूल्य का, अगर क्रय मूल्य आपका 1 है मेरे प्यारे भाइयों, पहले तो इसको अच्छे से लिखो अब, ठीक है। और MP मतलब अंकित मूल्य। अगर क्रय मूल्य 1 है तो 1 का 10/7 गुना क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। अब हम इसमें अनुपात बनाएंगे ना, तो ये जो 7 होता है इसका गुणा हो जाता है सीधे यहाँ, हो जाता है ना। तो हम कितना लिख सकते, 7:10। बोलो है ना, लिख लेना सीधा। और क्या दिया है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 4/5 गुना है। देखो ऐसे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध दिया। अब अगर अंकित मूल्य 1 है तो अंकित मूल्य का 4/5 गुना, मतलब 4/5 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इनके बीच अगर अनुपात बनाएंगे तो इस 5 का गुणा कहाँ हो जाता है, यहाँ। तो 5:4 लिख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को भी नहीं है ना। अब क्या करना है, इन अनुपात में संबंध स्थापित करना है, इन दोनों में। तो संबंध कैसे होगा, कोई एक कड़ी ढूंढो जो दोनों अनुपातों को क्या कर रही हो, जोड़ रही हो। तो आपने देखा कि मार्क प्राइस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या कर रही है, एक कड़ी जोड़ रही है मार्क प्राइस की, जो दोनों अनुपातों को जोड़ रही है। तो यहाँ मार्क प्राइस 10 है और यहाँ मार्क प्राइस कितना है, 5। दोनों को समान करना होगा तभी तो जोड़ पाएंगे। तो इस पूरे में कितने से गुणा कर दो, 2 से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, CP MP और SP में आप अनुपात निकाल पाएंगे। CP कितना आ जाएगा, देखो CP तो साथ ही रहने वाला है। MP आपका कितना हो जाएगा, 10। और SP कितना हो जाएगा, इस 2 का गुणा होगा यहाँ 4 में तो हो जाएगा 8। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर आप सभी को, क्लियर ना। अब क्या देखना है, पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ किस में होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में होता है कि नहीं। तो 7 से 8 हो गया, कितना बढ़ा, 1। किसके सापेक्ष बढ़ेगा, 7 के सापेक्ष, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 7 और गुणा 100, खत्म। 1/7 गुणा 100 कितना होता है, C ऑप्शन, 14.28%। आया था ना आपका यही उत्तर। जिसका भी आया था उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसका नहीं आया था वो समझ ले कि इस सवाल को ऐसे लगाना था। ठीक है ना, शानदार सवाल था और शानदार तरीके से आपने हल किया। चलो अब शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ। वैसे मैं आपको असली बात बता देना चाहता हूँ कि DRDO का पेपर हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसमें जितने भी सवाल आए थे, तो ये 2 दिन में, कल और आज, मैंने पूरा पेपर हल करा दिया है। तो कल के जो सवाल थे वो भी DRDO के पेपर से थे, और आज मैं जो हल करा रहा हूँ वो भी DRDO के पेपर के हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेपर के ही हैं। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा एकदम, और आप देख भी पाओगे कि पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है, भाषा किस हिसाब से पूछी जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ लोगे। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी वस्तु के लिए, माफ़ कीजिए, किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है। यदि छूट 10% हो तो लाभ होगा। देखो ध्यान से समझना, अगर 25% छूट है तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। मतलब MP आपका क्या होगा, 4 होगा। तो SP कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। बोलो हाँ है ना, हो जाएगा ना। अब लाभ 25% है, तो लाभ कहाँ होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो अगर 25% को भी तो 1/4 लिखेंगे। तो अगर आपका जो CP है वो 4 है, तो जो SP होगा वो कितना हो जाएगा, SP मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक।
आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि देखो विक्रय मूल्य यहाँ तो 3 है और यहाँ 5 है, समान कर दें क्या? बिल्कुल करना है समान, तो आप समान करो। क्या करोगे? यहाँ 5 से गुणा करोगे और यहाँ कितने से? 3 से गुणा करोगे। बोलो हाँ है ना? करोगे ना? तो जब आप गुणा करोगे ना तो कुछ नया निकलेगा, और वो नया क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? नया ये होगा कि जो आपका MP होगा वो हो जाएगा 20, बोलो हाँ है ना, और जो SP होगा वो हो जाएगा 15। बात समझ में आ रही है? और यहाँ जो CP होगा वो हो जाएगा 12 और जो SP होगा वो हो जाएगा 15। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर? सबको क्लियर ना? अब दूसरी बारी, ए तो मैंने यहाँ तक पढ़ा और ए फिट कर दिया। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे। यदि छूट 10% हो तो 10% क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? 10% होता है 1/10। बोलो है ना? होता है ना? तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे? MP और SP। चूँकि छूट की बात हो रही है, आप भली बात ही जानते हैं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होगी और विक्रय मूल्य बनाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा ये पता करेंगे। अगर अंकित मूल्य 10 है और 1 की छूट हो जाएगी तो विक्रय मूल्य 9। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाइयों? क्लियर ना? अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कितना है अंकित मूल्य? 10, और अंकित मूल्य यहाँ कितना है? 20। इसका मतलब ये है, यहाँ लिख दें कि 10 रेशियो बराबर है 20 के, तो 1 रेशियो बराबर है 2 के। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है कि यहाँ अंकित मूल्य कितना था? 10, और आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले अंकित मूल्य कितना था? 20। तो क्या करना पड़ेगा? या तो समान कर लो, या ऐसे भी समझ सकते कि 10 रेशियो बराबर 20 है तो 1 रेशियो बराबर 2। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर अगर 2 है तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे क्या? विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा? 9 गुणा 2 और कितना आएगा? 18। एक क्या हो गया? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कभी चेंज नहीं होगा, क्रय मूल्य आपका हमेशा सेम रहता है, कभी भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये नियत है। क्रय मूल्य 12, विक्रय मूल्य 18। क्या चाहिए? लाभ चाहिए मेरे भाई। लाभ कितना हो रहा है? 6 का। किसके सापेक्ष होगा? क्रय मूल्य के सापेक्ष, गुणा 100। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से कट गए 50 बार। बोलो कितना आसान था? बहुत ही आसान है। आप अगर ऐसे ही पढ़ते जाओगे ना तो मुंह से लगता जाएगा। वो तो मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि मेरी शक्ल तो आप देख नहीं रहे हो, तो लिखना पड़ता है इसलिए इतना बोलना पड़ता है, नहीं तो आप ऐसे ही लगा लोगे। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई होना चाहिए था, यहाँ माफ़ कीजिए, की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। वह मूल संख्या क्या है? ऐसी बात है? ओहो, देखो मैं आपको कुछ बता दूं कि आप समझ लो पेपर दे रहे हो, ठीक है? अगर इसको विधि से लगाने बैठ गए ना, या तो आप गलत कर लोगे, और अगर गलत नहीं करोगे, उत्तर अगर आएगा भी आपका, तो बाकी जो सवाल होंगे वो छोड़ जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है, करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से करो, सबसे क्लियर, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो आप भी देखोगे, अभी 30 सेकेंड में हो जाएगा। बोलता है कि अंकों का गुणनफल कितना है? 24। देखो 5 और 4 अंक ही तो होते हैं, इनका गुणनफल हो रहा है क्या 24? तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 के 20 हो रहा है। और यहाँ देखो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके अंकों का गुणनफल कितना है? 20। अब बचे 83 और 38, 2 ही तो ऑप्शन बचे, उनमें से उत्तर देना है। बोला गया है कि यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन दोनों में पहले 83 उठाओ, उसमें 45 जोड़ो, तो कितना हो रहा है? आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 128 हो रहा है। अब 128 में क्या अंकों की अदला बदली हो रही है क्या 83 से? बोलो हाँ है ना? हो ही नहीं रही, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा 38, तो 38 में जोड़ो 45, कितना हो जाएगा? 83। तो 38 से कितना हो गया? 83। अंक बदल गए ना, 8 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 8 आ गया और 83 बन गया। तो हाँ बिल्कुल इक्वेशन फॉलो हो रही है ना। अंक गुणनफल 24 है, 8 24, 45 जोड़ने पर अंकों की अदला बदली हो रही है बस। तो मूल संख्या क्या होगी? 38। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लग गया ना 30 सेकंड में? उससे पहले भी लग गया होगा। अगर आप विधि से लगाओगे ना तो फिर तो हो गया भैया, इसलिए इसी से लगाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन से लगा लो। इस ए वाले सवाल विधि के चक्कर में पढ़ो ही मत।
अगला सवाल करें। अर्धेश आ गया ना इसका। अगला सवाल मेरे प्यारे भाइयों शानदार सवाल है, शानदार तरीके से करेंगे। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है, ये पूछा गया है। मेरे प्यारे भाइयों कुछ नहीं करना है, इसमें करते हैं चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो 40 और 50 का अंतर कितना होगा, 10। ये दूरी बराबर होता है, ठीक है। आप चाल समय दूरी पढ़ चुके हो, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। जिसने भी नहीं पढ़ा है रेवन स्टडी चैनल में जाके पढ़ सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चाल समय दूरी के नाम से, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय परिवर्तन। देखो 11 मिनट देर और फिर 5 मिनट देर, यहाँ दोनों जगह देर है ना, तो जो समय परिवर्तन होगा वो इन दोनों का अंतर होगा। तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 60, क्योंकि जो समय परिवर्तन है वो हमेशा घंटा में होना चाहिए, इसलिए मिनट को मैंने बदल लिया घंटा में, ठीक है। यहाँ देर है ना दोनों तरफ, इसलिए मैंने दोनों को घटाया। अगर एक जगह देर एक जगह पहले होता तो दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 6 धम 60, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो दूरी आ गई 20 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब दूरी आपके पास 20 किलोमीटर है और पहली लाइन में लिखा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और अपने गंतव्य पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। तो मेरे प्यारे भाइयों आप समय निकालो, सबसे पहले समय निकालो कि अगर 20 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे गुरुजी 1/2 घंटा लग जाएगा, या 30 मिनट भी बोल सकते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, लग भी जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो अब जो 30 मिनट में वो पहुंच रहा है ना, वो 11 मिनट देर है। कोई टाइम होगा उसके 11 मिनट बाद पहुंच रहा है वो, और उसको टाइम पे पहुंचना है, तो ये 11 मिनट कम करने पड़ेंगे ना। बोलो भाई 11 मिनट कम करने पड़ेंगे ना। तो जो समय आया है उसमें से 11 मिनट अगर हम घटा दें तो सही समय ना आ जाएगा। कितना आ गया, 19। ऑप्शन आपका सी सही। बोलो हाँ है ना भाई। थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ कि 30 मिनट लग रहा है उसको पूरी दूरी तय करने में। 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 30 मिनट में पहुँचेगा। और वो कहता क्या है कि 11 मिनट देर से पहुँच रहा है जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। तो भैया जो टी है समय, उससे 11 मिनट देर मतलब 11 मिनट के बाद पहुँच रहा है, और आपको सही समय चाहिए तो 11 मिनट घटा दो 11 मिनट, तो 30 में से 11 चले गए, 19 मिनट सही समय है। क्लियर है, बिल्कुल। अगला सवाल बहुत ही शानदार। बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब 100 है आपकी धनराशि और 200 हो जाती है। कितना ब्याज मिला, 100। कितने समय में, 5 वर्ष में। भाग देंगे तो रेट आ जाएगी आपकी 20%। ये रेट ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अन्य साधारण ब्याज की किसी दर से 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब 100 से 300 हो जाती है। कितना ब्याज मिला, 200। कितने सालों में, 12 सालों में। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर बराबर आएगा, 4 से काट लें, 4 × 12 और 50, तो 50/3% दर आपके पास है। पूछा गया है कि उन दोनों वार्षिक दरों में अंतर ज्ञात करो। तो देखो 20% और 50/3% में अंतर चाहिए, तो अंतर निकाल लो। 20 - 50/3 करेंगे। क्या करेंगे इसको, देखो बहुत ही आसान है। 3 का करो गुणा 20 में तो 60 आया, और 60 - 50 और पूरे के बटे 3 कितना हो जाएगा, 10/3 बराबर 3 सही 1/3। अब प्रतिशत दोनों थे, दोनों आ गया, और ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे लगाना था, बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगला सवाल, एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा में आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसे 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी पार कर रही है किसको, आदमी को। तो क्या क्या होता है, याद करो जरा, याद करो कि जब भी रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो डी कितना आ गया, 225 मीटर। बोलो हाँ है ना, आ गया ना। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, देखो आदमी की चाल है और इसके विपरीत आ रही है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी ना
वो मान लो कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, मान लिया। अब क्या है, व्यक्ति की चाल है तो मैन की स्पीड है, मैन की कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे कहूं कि सापेक्ष चाल बताओ, सापेक्ष चाल, तो दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हैं इसलिए चालें जुड़ जाएंगी। तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समय दिया है आपके पास कितना है, 9 सेकेंड। अब सब कुछ तो दिया, कुछ भी लगा दो, दूरी है, चाल है, समय है, कुछ भी लगा दो, जो आपका मन करे वो लगाओ, उत्तर आपका सेम ही आएगा। देखो आप लगाओ चाल बराबर, तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि दूरी मीटर में और समय सेकंड में है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 225 बटे समय कितना है 9, है ना। तो बस क्या करना है, ये 9 से कट जाएगा 25 बार और ये 5 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं अब यहाँ से, देखो मेरे प्यारे भाइयों, 18 का गुणा हो जाएगा इधर, तो x + 5 बराबर आया 90, क्योंकि 18 × 5 = 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 - 5, तो x बराबर आया 85 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मानी थी तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलेगी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो कितना शानदार था, है ना शानदार। तो शानदार तरीके से लगाओ मेरे भाई, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपसे कहता है कि दो नल A और B, चलो A है, माफ़ कीजिए A है और B है, 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ये 60 मिनट में भर सकता है, ये 75 मिनट में भर सकता है। एक नल निकास नल CB है, यदि तीनों नल A B C, अच्छा A B और C तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में क्या हो जाती है, भर जाती है। बहुत सही। क्या करें, कुल काम निकालें तो 60 75 50 का अगर लाशा लेंगे तो आएगा 300। एक कुल काम हो गया कि इतनी टंकी भरनी है 300 यूनिट, ठीक है। तो एक एक मिनट का निकाल लो, सबका निकालो, तो ये 5 हो जाएगा A का, B का हो जाएगा 4 और A B C का हो जाएगा 6। अब तीनों भर रहे हैं तो तीनों प्लस में। बात समझ में आ रही है। बोला गया है भरी टंकी को C द्वारा कितने समय में खाली किया जाएगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से, ठीक है। देखो आपको दिया है A + B + C = 6 दिया है ना, और A और B को मिलाकर कितना है, कितना है 9। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास A + B + C 6 है और आपको C निकालना है, तो देखो पूरे में से 6 में से किसका घटा दो, A और B का मिलाकर घटा दो, तो कितना है A और B का मिलाकर 9। तो 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 बचेगा। -3 ये दर्शाता है कि टंकी क्या होगी, खाली। और बोला भी गया है कि निकास नल है C, तो खाली कर रहा है तो माइनस चिन्ह आया, इससे क्लियर हो गया कि हाँ चलो खाली होगी। अब समय चाहिए आपके, समय चाहिए ना आपको, तो भैया कुल कितना काम है 300, क्योंकि भरी टंकी है तो 300 ही भरेगी ना। खाली कर रहा है C 1 मिनट में 3 यूनिट, तो भैया 100 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। और ये आपका A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार तरीका, बहुत ही शानदार, इससे शानदार नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। अगला सवाल, एक और शानदार सवाल। 3 मित्र 624 रुपए की राशि आपस में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। तीसरे मित्र का हिस्सा देखो तो सही, कितना आसान है, 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। अब भिन्न कभी अनुपात में नहीं होती तो क्या करेंगे, भिन्न को तोड़ो, 2 3 4 का लो लाशा, कितना आएगा 12। बस नीचे जितना लिखा ना उनसे भाग देना है। 2 का भाग दिया 12 में 6 बार गया, 3 का भाग दिया 12 में 4 बार गया, 4 का भाग दिया 12 में 3 बार गया, तो अनुपात क्या बना 6 4 3 का। कितने रुपए बांटने हैं, 624 बांट दो। आप भी जोड़ो इनको, कुल कितना है 6 4 10 3 13, तो 13 रेशियो बराबर है 624 के। तो 1 रेशियो बराबर कितने के, 13 चौके 52 और 13 8 104, 1 रेशियो बराबर 48। तीसरे मित्र, भाई तीसरा मित्र यही तो है, तो तीसरा मित्र को मिल रहा है 3 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 48, तो 3 रेशियो बराबर 48 गुना 3, 3 8 24, 3 चौको 12 और 2 14, 144 रुपये। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही सरल था ना। अगला सवाल, ये रहा आज का होमवर्क,
बहुत ही शानदार है। सब लोग उत्तर देंगे, कमेंट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार सवालों के साथ, ठीक है। तो चलता हूँ, टाटा बाय बाय।